कल के लेक्चर में अपन लोग सेल और टाइप ऑफ सेल पढ़ा था और मैंने आपके दो टाइप के सेल बताए थे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है उसके बारे में बताया था, ये आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है केमिकल एनर्जी में, और कैसे चेंज करता है इसके बाद ये बताया था। फिर इसके बाद पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैंने आपको क्या बताया था, कैसे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, किस में यूज़ करते हैं। नंबर फर्स्ट था प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, नंबर सेकंड था इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कौन सा था, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जब हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल करते हैं तो एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और जब एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी एक इलेक्ट्रोड को घोलती है, मतलब डिसॉल्व होता है, और दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट होता है। क्वेश्चन ये है कि अगर एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो एनोड घुलता है और कैथोड पे क्या होता है, जमा होता है, मतलब डिसॉल्व कौन होता है, एनोड, और डिपोजिशन किस पे होता है, कैथोड पर। पिछले लेक्चर में हो गया था। आज का क्वेश्चन ये है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इतना करंट इतने टाइम के लिए पास किया, इतना करंट इतने टाइम के लिए पास किया तो आपका कितना एनोड डिसॉल्व हुआ और कितना कैथोड पे डिपोजिशन हुआ, कितना एनोड पे डिसॉल्व हुआ और कितना कैथोड पे डिपोजिशन हुआ। तो फिर बात ये है कि एनोड का घुलना और कैथोड पे जमा होना, ये कितना अमाउंट घुला या कितने, जैसे मान लो क्लोरीन गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली, ऑक्सीजन गैस निकली, कितनी हाइड्रोजन गैस निकली, कितनी क्लोरीन गैस निकली, कितनी ऑक्सीजन गैस निकली, ये सारी बातें कैसे पता चलेंगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। क्योंकि कल के लेक्चर में आपने देखा था जब मैंने सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस कराई थी तो क्लोरीन गैस भी निकली थी, हाइड्रोजन गैस भी निकली थी। वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ बेटा, अगर हमने 5 एम्पियर करंट 10 सेकंड के लिए पास कर दी, 5 एम्पियर करंट फॉर 10 सेकंड अगर पास की तो कितना अमाउंट हाइड्रोजन गैस का निकलेगा, कितना अमाउंट क्लोरीन गैस का निकलेगा, अदरवाइज अगर किसी में ऑक्सीजन गैस भी निकली तो कितना अमाउंट ऑक्सीजन गैस का निकलेगा। ये सारी बातें कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए आपके आए फैराडे लॉ। कौन से लाए, फैराडे लॉ। अब फैराडे लॉ पढ़ने से पहले हमें बहुत मस्ट है थोड़ा बहुत इक्विवेलेंट वेट के बारे में सीखना, क्योंकि फैराडे लॉ कॉन्सेप्ट आपका किसका है, इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट है। तो आज अभी अपन पहले पढ़ेंगे थोड़ा बहुत इक्विवेलेंट वेट के बारे में, फिर इसके बाद फैराडे लॉ में। और फैराडे लॉ पढ़े तुम्हें समझ में आए या चाहे ना आए, मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगा। 3 पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन होगा फैराडे लॉ का बिना पेन उठाए 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले अपन थोड़ा पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट के बारे में। देखिए इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट देखो, ये इसमें कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा यहाँ पे बताऊंगा, जो मेरे काम का सिर्फ उतना ही इक्विवेलेंट वेट बताऊंगा, वरना इक्विवेलेंट वेट आपका फर्स्ट ईयर में सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी पढ़ के आए होंगे, रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में भी पढ़ के आए होंगे, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे जितना इक्विवेलेंट वेट काम का उतना इक्विवेलेंट वेट आपको हम बताएंगे। चलिए देखिए, नंबर फर्स्ट बात करेंगे। नंबर अगर फर्स्ट बात करें इक्विवेलेंट वेट की, तो हमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत है किसकी, इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस। आयंस का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, तो सर आयन के इक्विवेलेंट वेट का निकालने का फार्मूला क्या है, आयन के इक्विवेलेंट वेट का निकालने का फार्मूला क्या है, इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूल के लिए मॉलिकुलर वेट, एटम के लिए एटॉमिक वेट। अच्छा, जरूरी नहीं आयंस एटॉमिक फॉर्म में हो, जैसे SO4-2 मॉलिकुलर फॉर्म में आयंस होता है तो उसके लिए मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाई चार्ज। और चार्ज आप सिर्फ नंबर लिखोगे चार्ज का, आपको यूनिट नहीं लिखनी है चार्ज की। चार्ज की क्या लिखना है, केवल और केवल आपको नंबर लिखना है। बात समझ में आई। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर एटॉमिक वेट अपॉन मॉलिकुलर, एटॉमिक वेट या फिर मॉलिकुलर वेट अपॉन चार्ज। जैसे एक इजी बात करो, Cu+2 का इक्विवेलेंट वेट अगर आपसे कोई पूछ दे तो क्या होगा, इसका एटॉमिक वेट अपॉन में इस पे चार्ज कितना है +2, मैंने बोला यूनिट नहीं रखोगे, केवल डिवाइड बाई 2, एंड एटॉमिक वेट ऑफ 63.5 डिवाइड बाई 2 31.75। अब मान लो Cu+ का पूछा तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 63.5 एटॉमिक वेट
डिवाइड बाई चार्ज कितना 1, देन आंसर 63.5। Al प्लस 3 का कितना हो जाएगा? Al प्लस 3 का मास एटॉमिक मास होता है 27 डिवाइड बाई चार्ज 3, देन आंसर इज 9। SO4 माइनस 2 की अगर बात करो तो सर SO4 माइनस 2 एक मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए क्या लोगे? मॉलिकुलर वेट और डिवाइड बाई चार्ज कितना है 2। इसका मॉलिकुलर वेट होता है 96 डिवाइड बाई 2, देन आफ्टर 48। ये इक्विवेलेंट वेट आयंस के निकला है। सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस ही नहीं पढ़ना है, इसके अलावा हमें कुछ एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़नी है। वो क्या है कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन गैस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस और इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन गैस। मुझे इनके इक्विवेलेंट वेट ही नहीं पढ़ने केवल, मुझे इनके इक्विवेलेंट वॉल्यूम भी पढ़ने हैं, क्योंकि अगर तुम्हें इक्विवेलेंट वॉल्यूम हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन का पता चल गया तो आपसे कोई पूछेगा नॉर्मली, फिर मेरे वो पॉइंट सीधे जवाब दे देंगे 1 सेकंड में। ठीक है, इसको नोट करो जरा। चलिए आगे देखिए, अभी इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस पढ़ा, अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ गैस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है इक्विवेलेंट वेट ऑफ गैस। देखो आपको 3 गैसें लेनी है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, क्लोरीन गैस। ठीक है, आपको पता है जब डेफिनेशन इक्विवेलेंट वेट की 6th क्लास में पढ़ाई जाती है, गलत बोल रहा हूँ 11th क्लास में पढ़ाई जाती है, तो जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो डेफिनेशन में क्या बोला जाता है कि इक्विवेलेंट वेट किसी मॉलिक्यूल, एटम या किसी रिएक्शन का वो वेट होता है जिससे 1 ग्राम हाइड्रोजन निकले या 1 ग्राम हाइड्रोजन इसमें रिएक्शन करे। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट कितना है? हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट होता है 1, और 8 ग्राम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना? 8 ग्राम, इसका 1 ग्राम, इसका 8 ग्राम, और क्लोरीन की डेफिनेशन में क्या आता? 35.5 ग्राम। ठीक है, ये था। अगर इस इक्विवेलेंट वेट के अगर आप मोल बनाओ, इस इक्विवेलेंट वेट के अगर आप मोल बनाओ तो इसके मोल कितने आएंगे? मोल आपको बनाना आता होगा, 9th क्लास में आपने सीखा होगा। मोल कैसे बनाते हैं? गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। ये मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर वेट, गिवन वेट 1 है, मॉलिकुलर वेट 2 है, देन आफ्टर इसके मोल कितने आएंगे? 1/2। गिवन वेट 8 है, ऑक्सीजन का मॉलिकुलर वेट 32 होता है, 8 डिवाइड बाई 32 1/4। गिवन वेट 30.55 है, मॉलिकुलर वेट 75 होता है, 71 होता है, डिवाइड करोगे 1/2, मोल पता चल गए। ठीक, अब देखो ये मोल कितने वेट के आए हैं? इक्विवेलेंट वेट के आए हैं। तो इन इक्विवेलेंट वेट का अपन देखो कैसे चेंज करेंगे इनको इक्विवेलेंट वॉल्यूम में। ये वेट कौन सा वेट था? इक्विवेलेंट वेट। तो ये मोल भी एक तरीके से हम बोलेंगे इक्विवेलेंट मोल। तो ये जो वॉल्यूम निकल के आएगा उसे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट वॉल्यूम। सर अगर कोई गैस 1 लीटर होती है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। अगर कोई गैस 1 मोल होती है तो उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर एट एसटीपी। कंडीशन है एट एसटीपी, एंड दिस वॉल्यूम इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है एसटीपी पर, और इस वॉल्यूम को बोलते हैं मोलर वॉल्यूम। अच्छा, 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर, हाफ मोल का कितना होगा? 11.2 लीटर। कितना होगा? 11.2 लीटर। 1 मोल का 22.4 लीटर 1/4, 22.4 का 1/4 करोगे कितना आएगा? 5.6 लीटर। 1 मोल का 22.4 लीटर हाफ करोगे कितना हो जाएगा? 11.2 लीटर। ये क्या निकल के आ गए? इनके इक्विवेलेंट वॉल्यूम, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट इतना है, मैंने इक्विवेलेंट वेट से मोल बना लिए, उससे क्या निकल के आ गया? इक्विवेलेंट वॉल्यूम। अब जरा समझना, मैं यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए चाहे तो लिख भी सकता हूँ वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर अगर तुमसे कोई पूछ दे हाइड्रोजन का कितना होता है? 2, ऑक्सीजन का कितना होता है? 4, क्लोरीन का कितना होता है? 2। ये इनके वैलेंसी फैक्टर है, 2, 4 और 2। अब देखो ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम बहुत काम की चीज़ है।
तो आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयंस समझ में आया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ गैस समझ में आया, बाकी इक्विवेलेंट वेट तो अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, इसको जरा देखो एक सेकंड, काम की चीज है। चलिए सर, फैराडे लॉ पढ़ने से पहले थोड़ा एक चीज़ और पढ़ चुके थे। क्या? एक टर्म होता है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ा था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एक फार्मूला ये था। दूसरा फार्मूला नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में, दूसरा फार्मूला ये था। तीसरा फार्मूला मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर, और चौथा फार्मूला गिवन वॉल्यूम अपॉन इक्विवेलेंट वॉल्यूम। ये ग्राम इक्विवेलेंट बनेंगे, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। और इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ एनी गैस, अभी हाल हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन के इक्विवेलेंट वॉल्यूम मैंने आपको बताया। अभी जब अपन फैराडे लॉ पढ़ेंगे, जब फैराडे लॉ पढ़ेंगे तो फैराडे लॉ पढ़ेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट का एक फार्मूला और आएगा, लिखे दे रहे हैं अभी एक साथ में। वो फार्मूला क्या आएगा? IT अपॉन एफ। IT अपॉन एफ, ये सब किसके फार्मूले होंगे? ग्राम इक्विवेलेंट के। चलो इसको यहाँ लाइन करके आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, पढ़ेंगे फैराडे लॉ। पहले फैराडे लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद 3 पॉइंट पढ़ेंगे बढ़िया वाले। फैराडे लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एंड लिबरेटेड, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एंड लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, एट एनी इलेक्ट्रोड। समझिए, मैंने आपको जब प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बताया था तो मैंने आपसे कहा था कि एनोड पर ऑक्सीडेशन हमेशा होता है, कैथोड पर रिडक्शन हमेशा होता है। इसका मतलब एनोड हमेशा घुलेगा और कैथोड पे हमेशा क्या होगा? डिपोजिशन होगा। हमेशा एनोड घुलेगा, कैथोड पे क्या होगा? डिपोजिशन होगा। सर, एनोड घुलेगा, कैथोड पे डिपोजिशन होगा, डिसॉल्व होगा, इस पे डिपोजिशन होगा, तो कितना ये घुलेगा, कितना इस पे डिपोजिशन होगा, उसी के लिए तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एंड लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। आपको पता है डिपोजिट किस पे होता है? कैथोड पे होता है। लिबरेट कौन करता है? एनोड करता है। घुलता कौन है? एनोड। जमा किस पे होता है? कैथोड पे। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में अमाउंट ऑफ substance deposited and liberated at any electrode is directly proportional to the चार्ज पास। चार्ज का सिंबल क्या होता है? Q। चार्ज पास थ्रू इट। मतलब सीधी बात यह है कि कितना लिबरेट होगा, कितना डिपोजिट होगा, ये बात डिपेंड करेगी कि आपने इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज कितना पास किया है, आपने चार्ज कितना पास किया है। तो यहाँ आ जाएगा अमाउंट W ले लिया, दिस इज आल्सो वॉल्यूम। ये वॉल्यूम भी यहाँ लिख सकते हो, चाहे यहाँ पे ऐसे लिख लो V और W। दिस इज वॉल्यूम, दिस इज वेट। वॉल्यूम और वेट, वॉल्यूम क्यों लिया? गैस के टर्म के लिए ना, है ना। वॉल्यूम और वेट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एंड लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज
मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ जाएगा, क्यू के। और सर हम लोग 6th क्लास में पढ़ के आए क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है। क्यू बराबर क्या होता है, IT होता है। तो V और W इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, यहाँ Z आएगा, Q बराबर क्या लिखेंगे, IT। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड दिस Z इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और इस Z की वैल्यू जो है, Z की जो वैल्यू है ये किस पे डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है मेटल के नेचर पर। किस मेटल के इलेक्ट्रोड बने हुए हैं, दो अलग अलग मेटल लाइक दिस एल्यूमिनियम, दिस कॉपर, फॉर दिस Z वैल्यू अलग, दिस फॉर दिस Z वैल्यू इज अलग, ठीक है। तो वैल्यू जो Z की है वो डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ Z डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड से मीन है मेटल, किससे है, मेटल से। बात समझ में आई। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। सर इसमें कहीं तो वेट इक्विवेलेंट भी आएगा, हल्का रखो थोड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ये आपको कहीं यूज ही नहीं करना है, कहीं यूज कुछ नहीं करना है। देखो जरा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे क्या कहता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड एंड लिबरेटेड, कितना अमाउंट डिपोजिट होगा, कितना अमाउंट लिबरेट करेगा, ये सारी बातें किस पे डिपेंड करेंगी कि आप एक्सटर्नल सोर्स से कितनी इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। बात समझ में आई। तो इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा Z, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ये कांस्टेंट का नाम होता है। और इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे, मीनिंग मेटल पे। किस पे डिपेंड करती है, मेटल पे। इसको नोट करो 1 सेकेंड में। इसके बाद आगे बता रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। चलिए देखिए, चलो देखो आगे। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे में क्या बताया कि टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एज एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये हो गया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये हो गया, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये हो गया। दो और दो से ज़्यादा हो, डॉट डॉट बढ़ाते जाओ, तुम्हारी मर्जी। चाहे आपके जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हों, अब इसमें सर इलेक्ट्रोड होंगे, ये मैंने इसमें इलेक्ट्रोड डाल दिए, ये इलेक्ट्रोड डाल दिए, ये इसका इलेक्ट्रोड हो गया, ये इसका इलेक्ट्रोड हो गया, ये इसका इलेक्ट्रोड हो गया, और ये इसका इलेक्ट्रोड हो गया। ध्यान सुनना, टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर अरेंज इन सीरीज। ध्यान रखना, अरेंज इन सीरीज, सीरीज में लगा दिया मैंने। ये सेल किस में लगे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, अरेंज इन सीरीज। जब सीरीज में अरेंज हैं तो डेफिनेटली है कि इन तीनों सेलों में करंट आई सेम जाएगा। जितना करंट इसको मिलेगा उतना ही करंट इसको मिलेगा, उतना ही करंट इसको मिलेगा, क्योंकि इनको किस में अरेंज किया है, सीरीज में अरेंज किया है। मैंने आई करंट टाइम टी के लिए दी, आई करंट टाइम टी के लिए दी इन सेलों में। जरा समझना, सपोज दैट ये आपका जो वेसल है, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इस वेसल में ये जो रॉडेड अली हैं वो कॉपर की हैं। अगर ये कॉपर की हैं तो इसका जो भी वेट डिपॉजिट होगा या लिबरेटेड होगा वो कितना होगा सर, W1। सर इसका इक्विवेलेंट वेट भी अलग आएगा, E1। और कॉपर की है ना, तो इसके लिए इक्विवेलेंस कांस्टेंट Z की वैल्यू मैंने कितनी मानी, Z1। सपोज करो ये एल्यूमिनियम की है, ये किसकी है, एल्यूमिनियम की है, तो डेफिनेटली इसका जो वेट डिपॉजिट या लिबरेटेड होगा वो अलग अलग होगा। मैंने इसका माना W2, इसका इक्विवेलेंट वेट अलग आएगा E2। मेटल अलग अलग हो गई, ये कॉपर की थी, किसकी थी, एल्यूमिनियम की, मेटल अलग हो गई, इक्विवेलेंस कांस्टेंट Z की वैल्यू Z2। ये एक और अलग है,
ये मान लो आयरन की है, इसका भी वेट डिपॉजिट या लिबरेटेड जो भी होगा वो कितना होगा W3, इक्विवेलेंट वेट इसका भी अलग E3, मेटल अलग, इक्विवेलेंस कांस्टेंट Z की वैल्यू चेंज Z2। ओके चलिए अब आते हैं फैराडे लॉ को पकड़ते हैं सेकंड को। क्या कहता है फैराडे लॉ ऑफ सेकंड कि टू और मोर देन टू सेल आर अरेंज इन सीरीज, two or more than two cell are arranged in series, same current pass for same time, then amount of substance deposited and liberated at any electrode is equal to the at any cell is equal to the gram equivalent of each cell। मतलब क्या है, इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा और इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा और इसका जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा, इन तीनों के ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बताया फैराडे ने। क्या बताया कि अगर टू और मोर देन टू सेल सीरीज में अरेंज किए गए हैं तो करंट सबके लिए सेम जाएगा, क्योंकि अरेंज किस में है, सीरीज में। अरेंज किस में है, सीरीज में। तो टू और मोर देन टू सेल सीरीज में अरेंज है। जब टू और मोर देन टू सेल सीरीज में अरेंज है तो क्या होगा, इन पे इससे कितना घुलेगा, इस पे कितना जमा होगा, ये कितना घुलेगा, इस पे कितना जमा होगा, ये कितना लिबरेट करेगा, इस पे कितना डिपॉजिट होगा। तो इन सब सेलों के चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, सबके ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सर व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मतलब W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2 W3 अपॉन E3 एंड डॉट 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 डॉट। पहला काम का फार्मूला यहां से निकल के आया ये, ठीक। चलो अब इसको थोड़ा आगे एलिब्रेट करते हैं। देखिए W1 अपॉन E1 इज इक्वल टू द W2 अपॉन E2। सर W पिछले वाले ला में क्या पढ़ा था, W बराबर ZIT। यस सर, ये अलग सेल है, अलग मेटल है, तो W बराबर ZIT। I और T तो तीनों में सेम है, I और T तो तीनों में क्या है, सेम है। तो अलग क्या है सर, इसका Z1 है। यहाँ क्या लिखेंगे, Z1 IT अपॉन E1। यहाँ क्या लिखोगे, Z2 IT अपॉन E2। IT से IT शहीद हो गए, क्या बचा, Z1 अपॉन E1 इक्वल टू Z2 अपॉन E2। मैंने इसको पलट दिया, क्या कर दिया, E1 अपॉन Z1 E2 अपॉन Z2, और सेल होते तो डॉट 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 डॉट। सर दिस E अपॉन Z इज इक्वल टू द F। ये जो E अपॉन Z होता है ये F के इक्वल होता है, और इस F को क्या बोलते हैं, इस सॉरी यहां देख लो, इस F को क्या बोलते हैं, ये F आपका है फैराडे कांस्टेंट। F क्या है, फैराडे कांस्टेंट, और इस फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96500 कूलाम। अब आप कभी ये मत कहना कि सर मैंने एक बुक में पढ़ी थी 96478 कूलाम, बिल्कुल रियल वैल्यू वही है, बट कैलकुलेशन इजी करने के लिए 96500 कूलाम ले लेते हैं। E अपॉन Z इक्वल टू F आया। सर एक बार बताओ, W बराबर ZIT, ये कौन सा ला है, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है। Z बराबर क्या हो जाएगा, W अपॉन IT हो जाएगा। चलो इस फार्मूले में रखो, E Z बराबर जब W अपॉन IT रखोगे तो ये W हो गया, IT कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। E अपॉन W F अपॉन IT, F अपॉन IT, इसको पलट दो। जब इसको पलटोगे तो W अपॉन E आएगा, IT अपॉन F आएगा। सर W अपॉन E क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट। ये किसके बराबर आया, IT अपॉन F के बराबर। इसका मतलब IT अपॉन F भी क्या हो गया, ग्राम इक्विवेलेंट। मैंने आपको ऑलरेडी लिख रखा था, तो ये आपका आ गया। ये काम का फार्मूला, E अपॉन Z इक्वल टू F काम का फार्मूला, W1 अपॉन E1 इक्वल टू W2 अपॉन E2 इक्वल टू काम का फार्मूला। लेकिन एक भी फार्मूले लगाएंगे नहीं हम लोग, ये हमने आपको बता दिया, लेकिन एक भी फार्मूले लगाएंगे नहीं। सीखेंगे कैसे, उसके लिए 3 पॉइंट बताएंगे। 3 पॉइंट जानने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन होगा हाल बता दोगे, ठीक है। फिर से एक बार देख लो, सेकंड लॉ ऑफ फैराडे क्या है। सेकंड लॉ ऑफ फैराडे ने क्या बताया कि अगर 2 और मोर देन 2 सेल आपके सीरीज में अरेंज हैं, तो अगर सेम करंट पास की जाएगी डेफिनेटली जब सीरीज में अरेंज है।
तो इस पे कितना घुलेगा, किस पे कितना डिपॉजिट होगा, सभी सेलों के आपस में ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। और सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, W/E, तो W1/E1 इक्वल टू W/E, ठीक। अच्छा मैंने 2 के उठाए सर, W बराबर ZIT अपन लोग ऑलरेडी फर्स्ट ला पढ़ चुके थे। सर IOT तो सेम जाएगा क्योंकि सीरीज में रेंज है, तो W1 की जगह लेकिन Z अलग होगा क्योंकि ये कॉपर की मानी थी, एल्यूमिनियम की मानी थी, तो Z1 IT से IT चले गए दोनों केस में, Z/E बचा, उल्टा कर दिया, E/Z एक फैराडे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 96800 कूलाम होती है। इसके बाद यहाँ पे फिर Z बराबर W/IT रखा तो W/E इक्वल टू IT/F आया। ये सेकंड लॉ ऑफ फैराडे हो गया। अब अपने पॉइंट की बात आती है, अपने पॉइंट, क्योंकि आपने कहा था जो पॉइंट है उन 3 पॉइंट से कोई भी क्वेश्चन होगा एकदम टनाटन हो जाएगा। नोट करो पहले इसको 1 सेकंड में। चलिए एक काम करते हैं हम, ये जो 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंट को अगर कल अपन लोग न्यूमेरिकल के साथ में देखेंगे ज़्यादा समझ में आएंगे। आज आप लोग फैराडे लॉ पढ़ेंगे, फैराडे लॉ पढ़ लेंगे। अगली क्लास में अगर अपन लोग इन 3 पॉइंट को विथ न्यूमेरिकल लाएंगे तो फैराडे लॉ एकदम टनाटन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है कि अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो ये फैराडे लॉ हो गया, और फैराडे लॉ के अभी 3 पॉइंट बाकी हैं, इसके लिए अगली क्लास में बहुत है। कोई फैराडे लॉ आपको सीखना ही नहीं है, सिर्फ बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाए तो लिखने के काम आएगा वो, बट न्यूमेरिकल में नहीं। न्यूमेरिकल में तो 3 पॉइंट, कोई भी न्यूमेरिकल हो फैराडे लॉ से रिलेटेड, वो 3 पॉइंट आपका 1 सेकंड में क्वेश्चन कर देगा। कितनी गैस निकल रही, कितनी हाइड्रोजन निकल रही, कितनी ऑक्सीजन निकल रही, फलाना ढिमाका, टेंशन में डले बोलिए कुछ नहीं, 1 सेकंड में काम हो जाएगा। ओके, थैंक यू। चलिए कल की क्लास में स्टार्ट करते हैं।